तो बजट के संगठन में सिर्फ आपके दो चीजें होती हैं। कौन सी दो चीजें? एक तरफ इनकम, अब यहां अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो यहां दो तीन कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस। इसका मतलब क्या हुआ? बजट फायदे का है घाटे का है? इनकम ज्यादा है खर्च कम है, कैसा बजट है ये? इक्वल टू एक्सपेंस। ये कैसा बजट है? घाटे का। नो प्रॉफिट नो लॉस, बैलेंस बजट। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इंडिया में डेफिसिट बजट ही क्यों लाया जाता है? बोला जाता है और लाया जाता में अंतर है। अब समझना, यहां किस देश में आपके बजट सरप्लस होगा या आपके बैलेंस होगा, फिर या आपके क्या होगा? डेफिसिट होगा। ये डिपेंड करता है उस देश की सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर। ठीक है। अब जैसे कि आपके ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, तो डेवलप्ड कंट्रीज या विकसित देश वो हैं जहां आपके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है। अब सरकार पैसा खर्च करे तो कहां करें? प्रत्येक व्यक्ति का वेलफेयर हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में सरकारों के पास पैसा बचना शुरू हो जाता है। तो ये तो डेवलप्ड कंट्री की विशेषता होती है आपके शुरू के दो बजट। कौन से? ये दोनों। तो शुरुआत के जो दो बजट हैं ये है आपके डेवलप्ड कंट्री। ठीक है। अब एक कंट्री होती है डेवलपिंग, लाइक इंडिया। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। जैसे कि अब हमारी जो इकोनॉमी है वो वीक है। इकोनॉमी में हमें अगर डेवलप करना है तो क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर भी भारत में पिछड़ी स्थिति में, सोशल वेलफेयर करना है तो उस पर भी पैसा खर्च करना है। तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री में सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है, और ये हमेशा पैसा उसकी इनकम से ज्यादा होता है। इसी वजह से आपके किसी भी डेवलपिंग कंट्री में हमेशा इंट्रोड्यूस किया जाता है कौन सा बजट? डेफिसिट बजट। ठीक है। अगर डेवलपिंग कंट्री में भी कहीं सरप्लस बजट आ जाए तो इसका मतलब सरकार ने अपना खर्च कम कर दिया, और सरकार ने अपना खर्च कम कर दिया तो सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपके डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा लेके आती हैं क्या? डेफिसिट बजट। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपके बजट के होते हैं दो पार्ट। पहला आपके इनकम या रिसीप्ट, और दूसरा पार्ट होता है एक्सपेंस। ठीक है। अब ये जो आपके इनकम या रिसीप्ट है इसको फिर हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल इनकम। फिर एक्सपेंस को भी दो पार्ट में रिपीट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस। तो सबसे पहले तो हम इन चारों को समझें कि रेवेन्यू, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ऐसी इनकम नाइदर इंक्रीज डेप्ट नॉर डिक्रीज एसेट। अगर इस टाइप की कोई आपकी इनकम है तो वो कहलाएगी रेवेन्यू इनकम। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, रेवेन्यू इनकम एक ऐसी इनकम जिस इनकम के होने से ना तो आपके ऊपर कोई डेप्ट बढ़ रहा हो और ना ही आपके एसेट कम हो रहे हो, ऐसी इनकम को हम कहते हैं रेवेन्यू इनकम। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ऐसी इनका कंसेप्ट समझना। कैपिटल इनकम एक ऐसी इनकम जिसके होने से या तो आपके ऊपर कोई डेप्ट बढ़ रहा हो या फिर आपके एसेट कम हो रहे हो, यानी कि इंक्रीज डेप्ट और डिक्रीज एसेट। तो ऐसी इनकम आपके क्या कहलाती है? कैपिटल इनकम। क्या किया कि किसी से आपने 10,000 रुपए उधार ले लिए तो क्या हुआ? डेप्ट बढ़ गया। ठीक। या आपने क्या किया? अपनी जमीन बेच दी तो क्या हुआ? एसेट कम हो गया। ठीक है। तो ये इनकम क्या कहलाती है? कैपिटल। आर का जो तंत्र है, जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, उसमें रेवेन्यू इनकम ज्यादा हो और कैपिटल इनकम कम हो। ठीक, पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरा पॉइंट समझना आप, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस। एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस, ठीक, तो वह एक्सपेंस जिसके होने से ना तो आपका कर्ज कम हो रहा हो और ना ही आपका एसेट बढ़ रहा हो। ठीक, यानी कि नाइदर डिक्रीज डेप्ट नॉर इंक्रीज एसेट। आपके पास जो सैलरी आ रही है, अब हर महीने आप कपड़े में खर्च कर रहे हो, पेट्रोल में खर्च कर रहे हो, डेट पे जाके खर्च कर रहे हो, क्या हो रहा है इससे? कुछ नहीं हो रहा, टाइम पास चल रहा है बस, यही है ना। इसीलिए डेट पे नहीं जाना है। तो यहां अब आपके क्या है, अगर इस, ठीक है। दूसरा आते हैं कैपिटल एक्सपेंस, एक ऐसा एक्सपेंस आपके जो या तो आपके कर्ज को कम कर दे या फिर आपके एसेट को बढ़ा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंस। तो दोनों में से कौन सा एक्सपेंस ज्यादा करोगे आप?
कैपिटल एक्सपेंस। डाटाज देखना, डाटाज वही होंगे जो हमने यहां बताए हैं। गवर्नमेंट की हर कोशिश किसको ज्यादा करना है और किसको कम करना है, ठीक है। तो अब यहां सबसे पहले तो इन चारों को समझ लो। आय का मतलब आपके एक ऐसी इनकम जो या तो आपके कर्ज को बढ़ा दे, जैसे किसी से कर्ज पे पैसे, इंटरेस्ट पे पैसे ले लिया आपने तो कर्ज ही तो हुआ, वो बैंक से लोन ले लिया तो क्या हुआ, कर्ज हुआ ना, ठीक। या फिर आपने अपनी संपत्ति बेच दी, मकान बेच दिया तो क्या हुआ, एसेट कम हो गया, ठीक है। तो जो आपके कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट होती है, या तो जो कर्ज से उठाई जाए या संपत्ति बेच के उठाई जाए, उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। नोट कर लिए सारे। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब आपके ये हुआ कि अब आपने क्या किया, पैसे बचा बचा के सोना खरीदना शुरू किया, जो भारतीय महिलाएं करती हैं। तो ये क्या है, सोना एसेट है ना, कैपिटल एक्सपेंस, ठीक। भारतीय पुरुष दारू पे उड़ाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक। रात में महाराजा होते हैं, सुबह फिर भिखारी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके कैपिटल एक्सपेंस जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके कैपिटल एक्सपेंस, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंस। खड़े हो जाओ, चलो बताओ। के पास आपके इनकम के दो तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि बजट के आपके दो पार्ट, एक इनकम यानी रिसीप्ट और दूसरा आपके एक्सपेंस, ठीक है। अब इनकम यानी कि रिसीप्ट की हम बात करें आपके, तो हर सरकार का उद्देश्य क्या होगा, इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंस कम हो, ठीक। अब यहां याद रखना कि इनकम या रिसीप्ट के फिर दो पार्ट, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल, ठीक है। तो रेवेन्यू इनकम ये ज्यादा होनी चाहिए और कैपिटल इनकम ये कम, तो सरकार भी ऐसी कोशिश करेगी। एक्सपेंस पे आए तो रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस, तो रेवेन्यू एक्सपेंस कम और कैपिटल एक्सपेंस ज्यादा, क्योंकि भविष्य के लिए आपके जो कैपिटल का निर्माण होगा वो इस कैपिटल एक्सपेंस से होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो अब यहां सरकार की जो कोशिश है वो हमेशा रेवेन्यू इनकम को ज्यादा करने को लेके होती है। अब रेवेन्यू इनकम में फिर दो पार्ट, एक टैक्स इनकम और एक नॉन टैक्स इनकम। तो सरकार किस इनकम को बढ़ाएगी, इसके अंदर आपके गवर्नमेंट की दो प्रकार की इनकम होती है, एक टैक्स इनकम और एक नॉन टैक्स इनकम, ठीक है। तो टैक्स की जो इनकम होती है वो किससे आती है, पब्लिक से, यह हुआ। और नॉन टैक्स इनकम गवर्नमेंट की खुद की क्षमताओं पर डिपेंड करती हैं, ठीक। तो किसी भी देश में अगर गवर्नमेंट की नॉन टैक्स इनकम ज्यादा है तो इसका मतलब आपके ये है कि उस गवर्नमेंट की खुद की अर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और उसकी अर्निंग कैपेसिटी इतनी है गवर्नमेंट की कि उसे टैक्स लगाने की जरूरत है ही नहीं। एग्जांपल सऊदी अरब, ये टैक्स कहां लगाती है। तो किसी भी देश के अंदर अगर आपके नॉन टैक्स इनकम ज्यादा है तो ही हम कहेंगे कि उस देश की जो गवर्नमेंट है ना वो इकोनॉमिक रूप से कैपेबल है, ठीक। जब किसी देश की सरकार के पास नॉन टैक्स इनकम सफिशिएंट ना हो कि वहां के लोगों का सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सके, तब फिर गवर्नमेंट आती है टैक्स इनकम पे। टैक्स इनकम सेकंड अल्टरनेट होता है, ठीक। अगर गवर्नमेंट की क्षमताओं को हम देखें तो वो नॉन टैक्स इनकम से शो होती है, ठीक। राजा तो वही अच्छा है ना जो टैक्स नहीं ले रहा, ठीक है। तो जब आप लगा के देते हो ना जीएसटी, टीडीएस, फिर कॉर्पोरेट टैक्स और उसके बाद इनकम टैक्स, चार प्रकार के टैक्स जाते हैं, एक एंटरप्रेन्योर आएगी। अब गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है तो अब फिर दो प्रकार के टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट किस टैक्स से अपनी इनकम को बढ़ाएगी, टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पहले दोनों की नेचर को समझो, ठीक, तब फिर देखना कि गवर्नमेंट कौन से प्रयास करेगी। टैक्स लगता है, ये लगता है किस पर, गुड्स एंड सर्विस पर, बताया था ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स का प्रभाव सिर्फ हाई इनकम वालों के ऊपर पड़ेगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो उसका प्रभाव हर पीपल के ऊपर पड़ेगा। तो क्या ज्यादा सही है, सिर्फ हाई लोगों को लें या सारे पीपल लें। तो यहां याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज्यादा हुआ तो इसका मतलब देश की जो गरीब जनता है ना उसको भी वो टैक्स पे करना पड़ जाएगा, ठीक। जैसे कि पार्ले जी का बिस्किट आप खरीदते हो, आप खरीदोगे ना 5 रुपए का, तो उसमें भी 1 रुपए टैक्स जुड़ा है। अंबानी खरीदेंगे तो वो भी 1 रुपए दे रहे हैं, और रिक्शा चलाने वाला खरीदेगा तो वो भी 1 रुपए दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अंबानी की इनकम के सापेक्ष उसकी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी बराबर टैक्स दे रहा है ना वो उनके, ठीक। तो किसी भी देश में इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज्यादा होगा तो उसका जो बर्डन होगा वो देश के हर सिटीजन के ऊपर होगा। तो जरूरी तो नहीं कि सारे सिटीजन अमीर ही हो, ठीक, और ये भी जरूरी नहीं कि सारे सिटीजन सर्वाइव करने वाली स्थिति में ही हो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो प्रभाव होता है वो देश की पूरी पब्लिक के ऊपर होता है, ठीक, जबकि डायरेक्ट टैक्स का प्रभाव सिर्फ हाई इनकम पे होता है। तो गवर्नमेंट की पहली कोशिश रहती है कि देश के अंदर आपके इनडायरेक्ट टैक्स को क्या रखा जाए, कम, और डायरेक्ट टैक्स को रखा जाए ज्यादा, ठीक। लेकिन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में भी एक डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स को ज्यादा तो इन्हें रेवेन्यू करना है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं करना है कि लोग काम ही करना छोड़ दें। फिर एंटरप्रेन्योर करेगा ही क्यों जब सभी टैक्स में देना पड़ जाएगा। तो यहां भी बैलेंस बना के रखना है गवर्नमेंट को, ठीक। अब यहां नेक्स्ट याद रखें, तो डायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे आता है, भारत सरकार के पास, कॉर्पोरेट टैक्स। सेकंड
इनकम टैक्स, थर्ड जीएसटी, फोर्थ कस्टम। ये टॉप 4 टैक्स हैं आपके भारत सरकार के जिनसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जब किसी देश में ज्यादा होता है वो शो करता है कि उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। क्यों हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ? डायरेक्ट टैक्स किससे आ रहा है? कॉर्पोरेट एंड इनकम, अर्थात लोगों की इनकम। ठीक, तो अब लोगों की इनकम बढ़ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप देश के अंदर बढ़ रही है, तो ये देश की अच्छी स्थिति को सूचित कर रहा है ना। और इसका दूसरा अंतर एक भी आता है, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो खर्च भी तो बढ़ाएंगे। अगर देश में डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है तो इनडायरेक्ट अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग कमा रहे हैं तो लोग उसे खर्च भी कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से डायरेक्ट नहीं बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स अगर ज्यादा आ रहा है तो ये देश की सक्षमता को शो कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स अगर कलेक्शन ज्यादा है तो इनडायरेक्ट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब पैसा ज्यादा है लोगों के पास, ठीक, तो पैसा ज्यादा है तो वो क्या होगा? खर्च भी तो होगा ना कहीं ना कहीं। अब इसके बाद में नेक्स्ट रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम में भी फिर 2 प्रकार की इनकम, टैक्स इनकम, नॉन टैक्स इनकम। तो पहली कोशिश तो सरकार की होनी चाहिए कि नॉन टैक्स इनकम ज्यादा हो। अगर देश के अंदर नॉन टैक्स इनकम आपके पर्याप्त नहीं है तब सरकार उतरती है दूसरे विकल्प टैक्स इनकम पे। ठीक है, तो अब सबसे पहले नॉन टैक्स इनकम सरकार की आती किससे? सरकार के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि वे कंपनियां जिनकी मालिक भारत सरकार है, तो उनका जो प्रॉफिट आएगा वो किस पे जाएगा? सरकार पे, पीएसयू का प्रॉफिट। फिर सरकार ने अगर आपके कोई कर्ज दिया है किसी देश को तो उस पर इंटरेस्ट आ रहा होगा। इसके अलावा आपके लाइसेंस फीस, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, ये सुनते हो ना आप, ठीक, हर लाइसेंस की फीस लेती है सरकार, चाहे कोई भी लाइसेंस हो। इसके अलावा यूजर फी, यूजर फी का मतलब जब आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो 10 रुपए का टिकट लगता है ना, तो ये यूजर फी। ठीक, इसके बाद में आपके ऊपर कोई फाइन लग गया, पेनल्टी लग गई, लीज या रेंट, ये सब, तो ये सब होती है क्या? सरकार की नॉन टैक्स इनकम। जब सरकार की आपके जो नॉन टैक्स इनकम आपके जो ज्यादा होती है ना, ठीक, तो यहां आपके क्या होगा कि नॉन टैक्स इनकम ज्यादा होगी तो सरकार को टैक्स इनकम की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब भारत में क्या होता है कि आपकी गाड़ी लाल बत्ती क्रॉस कर गई तो लेन देन हो जाएगा, और दुबई में क्या होता है कि लाल बत्ती अगर क्रॉस कर गई ना तो तुरंत आपके आ गए और अकाउंट हैज बीन डेबिटेड INR 2000, फिर जिंदगी में कभी नहीं करेगी। वहां सबके अकाउंट लिंक होते हैं आपके पेनल्टी सिस्टम से। जैसे ही आपने गलती की पैसा कट गया, चालान वालान का चक्कर नहीं है, इमीडिएट अकाउंट से डिडक्ट होगा। और वहां आपके एक मैंडेटरी है कि अगर आप भारत से जा रहे हो दुबई में रहना है तो अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है भारतीय सबसे ज्यादा कानून तोड़ते हैं। पैसा कम, डायरेक्ट टैक्स से काम नहीं चल रहा तब इनडायरेक्ट लगाए, क्योंकि डायरेक्ट का प्रभाव सिर्फ हाई इनकम ग्रुप पे, लेकिन इनडायरेक्ट का प्रभाव पूरी जनता के ऊपर है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट एंड इनकम, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी एंड कस्टम, ये मेजर टैक्स हैं आपके। अब आते हैं इसके बाद कैपिटल इनकम। अब सरकार कैपिटल इनकम कैसे कैसे कर सकती है? तो कैपिटल इनकम हम किसे कहते हैं? हो सकता है सरकार, तो डिसइन्वेस्टमेंट यानी क्या होगा? विनिवेश, जब सरकार अपने शेयर किसी और को बेच दे, तो इसका मतलब सरकार के शेयर कम हो गए तो सरकार की संपत्ति कम हो गई। क्या मतलब? सरकार के शेयर कम हो गए तो सरकार की संपत्ति कम हो गई। सेल ऑफ एसेट का मतलब पूरी की पूरी संपत्ति बेच दे। डिसइन्वेस्टमेंट में कुछ अमाउंट में शेयर जाएंगे और सेल ऑफ एसेट में 100% जाएंगे, बस दोनों में इतना अंतर है। ठीक, अगर 100% से कम बेचे तो डिसइन्वेस्टमेंट, और पूरे 100 ही बेच दिए तो सेल ऑफ। सरकार के सामने अगर कैपिटल इनकम करना हो तो सरकार के सामने 3 विकल्प है, चाहे तो वो कर्ज उठा ले, ठीक, चाहे तो डिसइन्वेस्टमेंट कर ले, और चाहे तो सेल ऑफ। सरकार के पास तीनों विकल्प हैं और तीनों ही विकल्प का उपयोग वो अलग अलग परिस्थितियों में करेगी। सरकार सेल ऑफ एसेट तब करती है जब सरकार को उम्मीद है कि हम इसको चला ही नहीं सकते, बेच दो। ठीक है, ठीक है, बाकी की पहली स्थिति तो सरकार भी डेब्ट की करेगी। अगर डेब्ट से बात नहीं बन रही है तब सरकार आएगी डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि क्या होता है कि पहला विकल्प होता है क्या? इंटरनल मार्केट, क्योंकि सरकार अगर देश के अंदर से लोन लेगी तो सरकार को कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है आपको। सरकार एक कागज पे लिख देगी, सिंपल, जिसे कहते हैं हम बॉन्ड। सरकार ने आपके लिख दिया किसान विकास पत्र 10,000 रुपए का, 10 साल बाद ले आना, 20,000 ले जाना, एक कागज पे लिख के ही तो दे दिया है, वही कागज गारंटी हो गई। ठीक, तो इंटरनल मार्केट में क्या है कि जो गवर्नमेंट का जो प्रॉमिस है ना, एक कागज पे भी अगर साइन कर दिया आपके आरबीआई के गवर्नर ने, तो करेंसी होता क्या है? प्रॉमिसरी नोट ही तो है। अगर इस पे से गवर्नर के साइन हट जाए तो कागज, जब तक उसकी साइन है तभी तक तो प्रॉमिसरी नोट है। एक वचन पत्र ही तो है कि मैं धारक को 2,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ठीक, तो यहां क्या है कि ये कागज पे भी अगर गवर्नमेंट साइन कर देगी तो उसकी जिम्मेदारी खत्म।
ठीक, कोई भी व्यक्ति उस पर ट्रस्ट कर लेगा। तो दूसरा फायदा आपके क्या है कि जब हम इंटरनल मार्केट से लोन लेंगे तो जो इंटरेस्ट होगा वो देश के अंदर रहेगा। ठीक है, तो यहां क्या है कि गवर्नमेंट फर्स्ट ऑप्शन के रूप में चूज करती है किसे, इंटरनल मार्केट, और सेकेंड ऑप्शन के रूप में चूज करेगी किसे, इंटरनल मार्केट में भी सरकार जाके एक एक व्यक्ति से ले या किसी वित्तीय संस्था से ले, लाइक किसी बैंक से ले। किससे ले अब सरकार, कौन उठाती है? तो इससे क्या होगा कि ये जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, ठीक, इनको इंटरेस्ट जाएगा। सरकार का उद्देश्य क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सरकार इंटरेस्ट के द्वारा उन लोगों की इनकम का बढ़ाने का प्रयास करेगी। ठीक है, पहला तो आपके ये। लेकिन अब आपके इंडिविजुअल से लेने में अब दो समस्याएं हैं। क्या दो समस्याएं? इंटरेस्ट रेट तो भूल जाओ अभी। ये है कि अगर सरकार ने इंडिविजुअल से ज्यादा लोन लिया तो इंडिविजुअल अपना पैसा सरकार को दे देगा, इंडिविजुअल के पास पैसा हो जाएगा कम, तो उसके द्वारा किया जाने वाला खर्च हो जाएगा मार्केट डिमांड, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक, क्योंकि सरकार ने कहा कि अब हम आपका पैसा 10 साल में नहीं 2.5 साल में ही डबल करे दे रहे हैं, तो फिर जो आपके इंडिविजुअल होंगे पैसा पूरा समेटेंगे, ठीक, खर्चे को कम करेंगे और सब सरकार पे लगा देंगे। ठीक है, 2.5 साल में दोगुना कर दो आप। तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल का पैसा कहां खिसक गया, सरकार के पास। अब सरकार के पास चला गया तो इंडिविजुअल में पैसा है कहां, जब उन पे है ही नहीं तो मार्केट डिमांड, और मार्केट डिमांड कम हो गई तो और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। गवर्नमेंट इंडिविजुअल से लिमिटेड मात्रा में उठाती है, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज आपके एक इंडिविजुअल से अगर हम पैसा उठा रहे हैं तो इंडिविजुअल से कभी बल्क अमाउंट नहीं मिलता। इंडिविजुअल कैसे देगा, 10,000 की किसी ने एफडी करा ली, ठीक, किसी ने 3,000 रुपए का इंदिरा विकास पत्र खरीद लिया, कोई आपके 100 रुपए महीने की ईएमआई भर रहा है आपके, ऐसे ही चलते हैं इंडिविजुअल्स तो सारे, कोई पोस्ट ऑफिस की स्कीम है इनमें। तो यहाँ क्या है कि उसमें बहुत झंझट है, पता नहीं एक आध साल में भी 10-20,000 करोड़ इकट्ठा होगा या नहीं होगा, और सरकार को चाहिए इमीडिएट। ठीक, तो यहाँ दो समस्याएं हैं इंडिविजुअल्स के साथ आपके कलेक्ट करने में। ठीक है, तो अब सरकार को अगर इमीडिएट पैसा चाहिए और बल्क पैसा चाहिए तो सरकार आपके मूव करेगी किधर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट आपके ये हुआ, और सेकेंड बल्क एंड इमीडिएट अमाउंट नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट से लेंगे तो बल्क अमाउंट भी मिलेगा, इमीडिएट अमाउंट भी मिलेगा। लेकिन यहां भी कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्या, क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसके पास आपके पड़ा हुआ है सरप्लस 1,000 करोड़, इंडिया आती है इसके पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके आईसीआईसीआई से डिमांड करती है कि आप एक काम करो, हमें 800 करोड़ रुपए दे दो, वापस ले लेना। आईसीआईसीआई को इससे ज्यादा वफादार कस्टमर कौन मिलेगा, भारतीय जनता का तो भरोसा है नहीं आईसीआईसीआई को, ये लेने आते देने आते नहीं है। ठीक, तो अब यहां आपके क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर 800 करोड़ की डिमांड कर दी तो आईसीआईसीआई इमीडिएट इनको दे देगा कितने करोड़, 800 करोड़ दे दिए। ठीक है, अब इसी टाइम आपके क्या हुआ कि देश के अंदर, ठीक, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना एक्सपेंशन करना था। ठीक है, लाइक आपके मान लिया अडानी, ठीक, टाटा, इनको अपनी फैक्ट्री का क्या करना था, विस्तार करना था। ठीक है, इन्होंने आईसीआईसी पे एप्लीकेशन दी आपके कि 300 करोड़ दे दो हमें, इन्होंने भी कहा कि हमें भी 300 करोड़ दे दो, इन्होंने भी कहा हमें भी 300 करोड़ दे दो। ये डिमांड कर दी किसने, इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, और इन्होंने कहा कि हमें अपनी यूनिट का एक्सपेंशन करना है और बहुत जरूरी है 300 करोड़। क्या दे पाएगी आईसीआईसी बैंक, है ही नहीं। ये होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जब होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक गवर्नमेंट को पैसा दे देता है बल्क में, तो उस बैंक के पास ही पैसा खत्म हो जाता है और इसका प्रभाव देश के प्राइवेट सेक्टर पर पड़ना शुरू हो जाता है। ये इफेक्ट कहलाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो यहां दूसरी समस्या ये हो सकती है कि अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। तो एक्सटर्नल मार्केट में हम तब जाएंगे जब बहुत बड़े ज्यादा अमाउंट की जरूरत होगी। ठीक है, अब एक्सटर्नल मार्केट से जब हम डेप्ट लेते हैं तो फिर दो कंडीशन होती हैं कि हम ग्रांट ले रहे हैं कि हम डेप्ट ले रहे हैं। ठीक, कभी लेती है ग्रांट। ग्रांट का मतलब आपके होता है मिनिमम इंटरेस्ट या जीरो इंटरेस्ट पर पैसा मिलना। पैसा मिल तो जाएगा लेकिन ग्रांट हमेशा कंडीशनल होती है। कंडीशनल का मतलब जिस देश से या जिस आपके वर्ल्ड बैंक से आईएमएफ से आप ग्रांट ले रहे हो ना, वो कंडीशन डाल के जरूर देगा उसके साथ कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ग्रांट क्या है कि आपके इंटरेस्ट फ्री तो है या लेस इंटरेस्ट होता है उसमें, लेकिन समस्या होती है उसमें गवर्नमेंट की जो सॉवरेनिटी है वो आपके प्रभावित हो जाती है, या गवर्नमेंट के जो फॉरेन रिलेशन है वो आपके प्रभावित हो सकते हैं। ठीक, अब जैसे कि इंडिया यूक्रेन के मुद्दे पे क्यों नहीं बोलता, इधर बोले तो यूएस से बिगड़ी, इधर बोले तो रसिया से बिगड़ी, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। ठीक, क्योंकि दोनों तरफ से ही तो फंसे हैं, हमें रसिया का भी सपोर्ट चाहिए और हमें यूएस का भी चाहिए। ठीक है, तो यहां आपके क्या है कि ये तो हो गया आपके ग्रांट। अब डेप्ट का मतलब होता है आपके हाई इंटरेस्ट पे अनकंडीशनल लोन। अब हाई इंटरेस्ट पे अनकंडीशनल लोन तो सरकार की मर्जी है, कहीं से भी ले ले,
लेकिन फिर हाई इंटरेस्ट पे अनकंडीशनल लोन अगर हमने आपके उठा लिया तो अब यहां समस्या आती है इंटरेस्ट पे। अब फिस्कल डेफिसिएट बढ़ेगा और इंटरेस्ट पे ये बढ़ेगा, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा कि इंटरेस्ट पे ही इतना ज्यादा ना हो जाए कि गवर्नमेंट की इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट इंटरेस्ट पे में ही चला जाए। ठीक है, तो ये होता है आपके ग्रांट एंड डेप्ट। तो इसे नोट कराएंगे अब कल की क्लास में, आज की क्लास में इतना ही।